हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की साइकोलॉजी का चैप्टर 7th डिस्कस करेंगे। नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ह्यूमन मेमोरी। कि ह्यूमन की मेमोरी क्या होती है वो हम जानेंगे। तो आपने ये देखा होगा कि कई बार कुछ चीज़ें जो होती हैं, कुछ जो मेमोरी होती है, आप उसको तभी रिकॉल कर लेते हो। अभी आपसे किसी ने आपके पेरेंट्स का नाम पूछा, आपने बता दिया, लेकिन जैसे ही हम आपसे पूछते हैं कि बताओ 1857 में युद्ध कहाँ से स्टार्ट हुआ था, या कुछ भी चीज़ पूछ ली, बताओ अर्जेंटीना कौन सा देश जो है किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं मेमोरी, कुछ हमारी एक्टिव होती है, कुछ पैसिव होती है। तो ये सारी चीज़ें जो मेमोरी की है, पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ मेमोरी क्या होता है। कि मेमोरी होती है कि किस चीज़ को, किस इन्फॉर्मेशन को हम मेमोरी कहेंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, जैसे अभी मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, तो ये आप एक इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो। इस इन्फॉर्मेशन से आपकी मेमोरी कैसे बनेगी, उसके हमारे 3 प्रोसेस होते हैं। वो जब उस प्रोसेस को कंप्लीट करती है तब वो मेमोरी हमारी बनती है। जैसे कि सबसे पहले होता है हमारा एनकोडिंग, फिर दूसरा होता है हमारा स्टोरेज, और थर्ड होता है हमारा रिट्राइवल। और ये तीनों जो स्टेज होती हैं ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होती है। एनकोडिंग जो होती है ये हमारी फर्स्ट स्टेज होती है मेमोरी की। इसके अंदर आप कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, आप उसको क्या करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो उसकी। जैसे मान लो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो अभी आप क्या कर रहे हो, उसकी एनकोडिंग कर रहे हो। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप कोई मूवी देख रहे हो, मूवी आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो वो क्या चल रहा है, आपकी एनकोडिंग चल रही है उसकी पूरी स्टोरी की। या आप बाहर जा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, जो फर्स्ट टाइम आप क्या करते हो, उस इन्फॉर्मेशन को जो आपके सामने है उसको आप रिकॉर्ड करते हो, जो रजिस्टर करते हो फर्स्ट टाइम, वो होती है हमारी एनकोडिंग। और एनकोडिंग जो होती है, सिंपल शब्दों में हम कहें तो फर्स्ट टाइम जो हमने गेन किया, जो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम हमारे पास आई, उस इन्फॉर्मेशन पे उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, एनकोडिंग कहेंगे। कि हमने उस पर कितना ध्यान दिया, ठीक है, कितना फोकस किया। अभी सामने आपके टीचर पढ़ा रही है, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन आपका जो दिमाग है वो कहीं और घूम रहा है। कि आप सोच रहे हो कि आज मुझे अपनी फ्रेंड की पार्टी में जाना है, आपका जो मेंटली आप वहाँ पे हो, तो जो सामने आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आपने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अच्छे से आपका फोकस वहाँ नहीं था, तो आपका जो स्टोरेज होगा वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी, वो इन्फॉर्मेशन आपकी जो मेमोरी में, आपके दिमाग में वो स्टोर नहीं हो पाएगी अच्छे से। यहीं अगर टीचर आपको पढ़ा रही है और आपने पूरा फोकस किया, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन, जो एनकोडिंग हुई थी, ठीक है, वो एनकोडिंग क्या होगी, वो स्टोरेज उसकी अच्छी होगी, ठीक है। या हम कह सकते हैं हमने जो मूवी देखी, एनकोडिंग में हमें सामने मूवी दिख रही है, इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास, कैसे स्टोरी चल रही है। फिर स्टोरेज के लिए क्या हुआ, स्टोरेज हमने करी, कितना फोकस हमने उस पर दिया, हम याद कितना कर पा रहे हैं उसको, ठीक है। तो सेकंड स्टेज होती है हमारी स्टोरेज की, कि हमने कितने अच्छे तरीके से उसको स्टोर किया है। फिर लास्ट आ जाती है हमारी रिट्राइवल। रिट्राइवल में क्या होता है कि जब आपसे कोई पूछता है उसके बारे में और आप बिल्कुल अच्छे से उसे बता पाओ वापस से कि आपने क्या एनकोडिंग करी थी, वही आपका रिट्राइवल में आएगा। जैसे मान लो कि आप कोई मूवी देखने गए, तो आपकी क्या हुई, एनकोडिंग हुई अच्छे से, मूवी आपने अच्छे से देखी, इन्फॉर्मेशन जो थी, प्रोसेसिंग जो थी, वो आपके दिमाग में गई। अब एनकोडिंग के बाद स्टोरेज क्या हुआ, स्टोरेज में आपने कितनी प्रैक्टिस करी, आप अपने दोस्त से डिस्कस कर रहे हो, अच्छा वो हीरोइन हीरो ये सब आप डिस्कस कर रहे हो, सॉन्ग्स डिस्कस कर रहे हो,
तो वो स्टोरेज हो गई। अब स्टोरेज के बाद या आपने घर पे आके अपने भाई बहनों को बताया कि मूवी में ये सब था, तो वो स्टोरेज हुई। स्टोरेज के बाद रिट्राइवल में आएगा। रिट्राइवल के स्टेज की थोड़े टाइम बाद जब आपसे पूछा अच्छा बताओ कि क्रिश की स्टोरी क्या थी, अगर आपकी एनकोडिंग और स्टोरेज अच्छे से हुई थी तो आप रिट्राइवल जल्दी से कर पाओगे और आप पूरी स्टोरी बता दोगे। आप अब ये मूवी की स्टोरी की जगह आप क्लास के कोई कॉन्सेप्ट ले लो, मैडम ने पढ़ाया, आपका पूरा फोकस था उस पर, तो आपकी एनकोडिंग अच्छे से हुई, आपने उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखी, आपको फॉर्मूला लर्न हो गया, तो स्टोरेज जो थी आपके दिमाग में अच्छे से हो गई उस कॉन्सेप्ट की। जब नेक्स्ट डे या 1 वीक बाद मैम ने पूछा कि आप ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ और आप इजीली उसे सोल्व कर पा रहे हो, तो वो क्या होगा, आपका रिट्राइवल होगा। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो इसी प्रोसेस में चलती है और मेमोरी बनती है, जिसका ये तीनों की तीनों चीज़ें अच्छे से हुई हो गई, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल, उसकी मेमोरी शार्प कही जाएगी कि उसको सब कुछ याद है। लेकिन जिसकी इंफॉर्मेशन का जो प्रोसेस था वो उसमें कमी रह गई। मान लो आपने एनकोडिंग तो अच्छे से की, जब मैडम पढ़ा रही थी आपने अच्छे से समझा, लेकिन स्टोरेज में आपने प्रैक्टिस करके नहीं देखी, तो वो आपके दिमाग में स्टोर नहीं होगी। और सीधा रिट्राइवल के लिए मैम आपसे पूछती है फॉर्मूला सुनाओ, तो आप क्या करोगे, आपने समझा था लेकिन आपने लर्न नहीं किया, थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा है लेकिन आप पूरा फॉर्मूला नहीं बता पा रहे। क्यों नहीं बता पा रहे, आपके स्टोरेज में कमी थी। तो ये सब क्या है, ये एक दूसरे से ये इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन इंटर रिलेटेड होते हैं। ये मेन चीज़ है उसकी चेन की। अब आ जाते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की अप्रोच क्या होती है, या हम द स्टेज मॉडल जो था, ये किसे कहेंगे, ये जो स्टेज मॉडल था मेमोरी का, ये दिया था हमारे एकिंसन और शिफ्रिन ने 1968 में। तो अब इस मॉडल को हम स्टेज मॉडल कहते हैं, या इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है, कैसे वो एक मेमोरी में कन्वर्ट होती है। तो ये इसमें आप देखेंगे डायग्राम में, सबसे पहले आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आई तो अब वो इंफॉर्मेशन 3 टाइप की मेमोरी में कन्वर्ट होगी, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। अभी मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई है कि क्या है, कि क्या कहते हैं, कल हमें पिकनिक पे जाना है, ये इन्फॉर्मेशन है। अब ये जो फर्स्ट टाइम आपके सामने कोई भी चीज़ जो आती है, ठीक है, तो उसकी ड्यूरेशन वो लेस देन 1 सेकेंड के लिए रहती है। या जैसे आप अपने फ्रेंड से फ़ोन नंबर पूछ रहे हो, उसने अपना मोबाइल नंबर आपको बताया, तो लेस देन 1 सेकेंड रहेगी। वो क्या होगा, जब आप उसके ऊपर अटेंशन दोगे, ध्यान से सुनोगे, ठीक है, कि वो क्या कह रहा है, ठीक है, या आप बार बार रिकॉल करोगे, अच्छा ये 100 1200 जो भी वो बोला, आपने उसके ऊपर अटेंशन दी, आपने उसके ऊपर ध्यान दिया, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर जब ध्यान दोगे तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। और हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होगी वो लेस देन 30 सेकंड तक वो हमारे दिमाग में रह सकती है। और फिर क्या होगा, जब आप उसके ऊपर इलेबोरेट करोगे, उसकी रिहर्सल करोगे, उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब भी आपसे कोई पूछेगा उसके बारे में बताओ तो आप बता पाओगे। जैसे कि आप मान लेते हैं 2 का टेबल है, जब हमने इंफॉर्मेशन सबसे पहले जब हम छोटे थे, 2 का टेबल मैडम ने लिखा, आपके सामने आया, स्टोरेज कैपेसिटी क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, आपने देख लिया एक झलक में, अच्छा ये इतना बड़ा टेबल है। और वो पूरी जो ड्यूरेशन थी जो आपको बताया वो लेस देन 1 सेकेंड रहेगी। लेकिन जब आप उस पर ध्यान दोगे, मैडम ने आपको डांट के बोला या प्यार से बोला, जो भी था, कि ध्यान दो, लिखो इसे, दोबारा लिखो, तो मैम आपसे बार बार लिखवा रही है, उसको रिपीट करा रही है, तो आपकी जो ड्यूरेशन क्या होगी, अटेंशन जब आपने दिया, तो वो 2 का टेबल 30 सेकेंड्स तक याद रहेगा आज की क्लास में, ठीक है। अब नेक्स्ट डे अगर आपको दिया कि आप उसको लर्न करके आओ, या आज भी आपको वो याद है 2 का टेबल, तो क्यों याद है, कि आपने उसके 2 के टेबल की इतनी प्रैक्टिस करी कि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में इस्टेब्लिश हो गया। तो ये होती है हमारी मेमोरी की पूरी, क्या कहते हैं, स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी का ये हमारा होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की। अब आ जाता है हमारा कि जो हमारी जो एकिंसन और शिफ्रिन थे, उन्होंने बताया था कि जो भी मेमोरी जो होती है हमारी, वो कैसे ट्रैवल करती है, क्या चीज़ कंट्रोल उसको करती है।
तो इसमें होता है जो हमारी मेमोरी होती है ना, आप ये देखो लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी कब बनती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने के लिए कि आपको हमेशा कोई ना कोई चीज़ें याद रहे, तो उसके लिए आप अलग अलग ट्रिक्स का यूज़ करते हो। अगर कोई स्टोरी है, मूवी की स्टोरी है, तो आपको वो ईज़िली याद हो जाती है। लेकिन यहीं पे अगर कुछ डेट आपको याद करनी है, या आपको मान लो मैथ्स पसंद नहीं है, ज्योमेट्री पसंद नहीं है आपको मैथ्स में, या आपको साइंस पसंद नहीं है, कुछ भी, हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है, तो आपका वो जो सब्जेक्ट है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप उसमें ट्रिक्स लगाते हो उसे याद करने के लिए। तो ऐसे ही जो होता है, आप उसकी बार बार रिपीटेशन करते हो, रिहर्सल करते हो, तब भी आप क्या करते हो, मेमोरी की प्रोसेसिंग अच्छी होगी। चंकिंग से भी होगा कि आपने क्या कर लिया, टुकड़ों में बांट के किसी चीज़ को लर्न कर लेना, उससे भी होगा। जैसे मान लो इसके अंदर एक बहुत बड़ी डिजिट है, तब आपने क्या किया, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके लर्न कर लेते हो, तो वो क्या होता है, उससे भी हमारी मेमोरी की कंट्रोलिंग और प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन की अच्छे से होती है। और कई मेमोरी जो होती है आप उसको इलाबोरेट करते हो। जब आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी थी कि 30 सेकंड तक आपको उस टाइम पे था कि आप याद रख सकते हो उस चीज़ को, लेकिन जब आपने उसके 2 के टेबल की बार बार प्रैक्टिस करी, या आपने सबसे पहले जब ABCD लिखना सीखा, या कोई भी अदर चीज़ आ सकती है, आपने कोई क्वेश्चन लर्न किया, जब आप उसको बार बार करोगे तो वो क्या होगी, या आप अपने सबसे अच्छा, जैसे आपने कुछ चीज़ लर्न करी, अब आप क्या कर रहे हो, अपने फ्रेंड को पढ़ा रहे हो, उसे बार 2-3 दोस्तों को आपने पढ़ाया उसके बारे में, तो इलेबोरेट कर करके वो क्या हो जाएगी, आपने इतनी बार उसको इलेबोरेट किया, उसकी प्रैक्टिस करी कि अब वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ गई। तो ये अलग अलग मेथड्स होते हैं। अब आ जाता है कि हमारा टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी कितने टाइप की होती है। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो मेनली 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारा डेक्लरेटिव और दूसरी होती है हमारी प्रोसीजरल। डेक्लरेटिव जो मेमोरी होती है जिसके अंदर क्या कहते हैं, क्या होता है, पहले प्रोसीजरल देख लेते हैं। प्रोसीजरल में होता है कि जब आप किसी भी चीज़ का प्रोसेस बता सकते हो कि ये प्रोसेस ऐसे होगा, या जिसमें कोई स्किल जुड़ी होती है। मान लो आपसे पूछा कि आप ये बताओ चाय कैसे बनाते हैं, तो हर किसी को चाय बनानी नहीं आती, अच्छी चाय बनानी, तो आप उसका पूरा प्रोसेस समझाओगे कि ये करते हैं, स्टेप ये, हमने गैस ऑन की, पानी लिया, चाय पत्ती ली, ये सारी चीज़ें आप प्रोसेसिंग की बता रहे हो, तो उसमें एक स्किल जुड़ी हुई है। या आपसे बोला बताओ पेंटिंग का बताओ, ठीक है, हर चीज़ का प्रोसेस बता रहे हो कि कैसे होगा। या आप घर में कोई माइक्रोवेव लाए हो, माइक्रोवेव में आपने कहा खाना बना के दिखाओ, या किसी भी चीज़ का प्रोसीजर हो सकता है, ठीक है, उसका तो आप वो क्या होती है हमारी, ये मेमोरी हमारी प्रोसेस से रिलेटेड होती है। जैसे आप न्यू टीवी लेके आए हो, तो आप उसका प्रोसीजर बताओगे कि इसके अंदर यहाँ ये कनेक्शन होगा, ये नेट से भी हम चला सकते हैं, वाईफाई से, पूरा आप किसी को समझाओगे कैसे रिमोट का यूज़ करना है। तो ये हमारी प्रोसीजरल मेमोरी है। और डेक्लरेटिव मेमोरी भी क्या होती है, डेक्लरेटिव मेमोरी में ये होता है कि कोई भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। और जैसे कि अब आपसे किसी ने, और कई चीज़ें होती है जिसको आप डिस्क्राइब कर भी नहीं पाते, आप उसको प्रैक्टिकली करके भी दिखा सकते हो, तो वो होती है हमारी डेक्लरेटिव मेमोरी, ठीक है। अब जो डेक्लरेटिव मेमोरी जो है उसको टल्विंग ने बोला था कि हम एपिसोडिक और सिमेंटिक में भी कह सकते हैं। एपिसोडिक मतलब एपिसोडिक मेमोरी हो जाती है आपकी कि आपके साथ कुछ हुआ था, मान लो आप जा रहे थे और बंदर ने आपकी आइसक्रीम ले ली, तो ये क्या है, आपका एपिसोडिक मेमोरी है। आप बिल्कुल, आपको सब कुछ याद रहेगा, आपसे कभी भी पूछा जाएगा, आप इजीली बता पाओगे। या आप क्या कहते हैं, आप कहीं घूमने गए हो, तो जिससे आप इमोशनली अटैच हो जाते हो, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। मान लो आपको बचपन में किसी टीचर ने बहुत मारा है, तो चाहे आप कितने भी अभी बड़े हो जाओ, तो आपको वो टीचर सामने आते ही वो पूरा याद आ जाता है। तो ये भी क्या होता है, एक एपिसोडिक मेमोरीज में आएगी, जिसमें आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हो। अब इसमें जो हमारा होता है सिमेंटिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी होती है हमारी
जिसके अंदर जो हमारे जनरल अवेयरनेस से जुड़ी होती है, नॉलेज होती है कि जितने भी आप कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, रूल्स है, लॉजिक लगा रहे हो, एडिशन किया आपने, सब्ट्रैक्शन किया, टू का टेबल पूरा अभी तक आपको याद है, मल्टीप्लाई आता है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी सिमेंटिक मेमोरी में होती है। इसके अंदर जितनी भी अवेयरनेस की चीज़ें कि 2+6 8 होते हैं, 2+2 4 होते हैं, जितनी भी ये चीज़ें होती हैं ये सारी सिमेंटिक मेमोरी में आती है, जो आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी से प्रैक्टिस कर करके अब आपकी क्या हुआ, वो सिमेंटिक लॉन्ग टर्म मेमोरी में, सिमेंटिक मेमोरी में वो आ गई। तो ये होती है हमारी सिमेंटिक मेमोरी। तो प्रोसीजरल समझ में आया, जिसके अंदर प्रोसेस होता है पूरा, और डेक्लरेटिव मेमोरी जिसके अंदर फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो आप फैक्ट्स बता सकते हो कि ये फैक्ट्स है, ये ऐसे होता है, ये होता है, तो वो पूरा फैक्चुअल थ्योरी जो आप बता पा रहे हो वो डेक्लरेटिव होती है। और डेक्लरेटिव को ही अगर आप फर्दर डिवाइड कर देंगे तो वो फैक्ट्स अगर आप किसी हादसे के बारे में बता पा रहे हो जो आपके इमोशन से जुड़े हैं तो वो एपिसोडिक हो जाएगा। वही तथ्य आप किसी जो आपने कुछ लर्निंग करी है उसके बारे में बता पा रहे हो, इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो वो आपका हो जाएगा सिमेंटिक। अब जो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है इसमें कुछ अलग कुछ टाइप्स और होते हैं, जैसे इस बॉक्स में दे रखा है, तो होता है फ्लैश बल्ब मेमोरी। फ्लैश बल्ब मेमोरी होता है कि मान लो आप ऐसे कि कोई फ़ोटो आ जाए आपके सामने, ठीक है, कोई साइन आ जाए, कोई इंसान सामने आ जाए, तो उसको देखते ही जब आपका दिमाग चलने लगता है और आपकी जो पिछली यादें थी वो सारी ताज़ा हो जाती है और आप सब कुछ बताने लगते हो जो उस चीज़ से रिलेटेड थी, सारी यादें, तो वो होती है आपकी फ्लैश बल्ब मेमोरी। जैसे कि मान लो आप अभी 11th क्लास में हो और अभी आपने बचपन की कोई फ़ोटो देखी, कहीं आप घूमने गए थे, अचानक से वो फ़ोटो आपके सामने आती है और आप सब कुछ बता पाते हो कि हमने वहाँ ये किया था, ये किया था, सारी चीज़ें आपकी दोबारे से आप याद कर लेते हो, फ्रोज़न मेमोरी की सारी आ जाती है, तो वो होती है हमारी फ्लैश बल्ब मेमोरी। या आप अब जा रहे हो और अचानक से आपको कोई बचपन का दोस्त मिल जाता है तो उसको देख के अचानक से सब कुछ पुराना याद आ जाना, तो फ्लैश बल्ब मेमोरी होती है। एक होती है हमारी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी होती है, ये जो होती है क्या कहते हैं, छोटेपन में तो नहीं होती लेकिन बाद में क्या कहते हैं स्टार्ट हो जाती है 4 to 5 ईयर्स के बाद में, क्योंकि इसके अंदर आपने जैसे ही देखा और उस पीरियड के बारे में आप बताने लगते हो, ये हुआ था, ये नहीं हुआ था, या इसके अंदर आप अपनी पर्सनल मेमोरी, ऑटोबायोग्राफिकल मतलब अपनी पर्सनल मेमोरी बताने लगते हो कि जब मैं इतने साल का था तो मैंने ये किया था, ये किया, हम वहाँ गए थे, ठीक है, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस उसके बारे में बता रहे हो, तो वो आपकी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी है। अब आ जाता है हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी। क्या होती है? इम्प्लिसिट मेमोरी होती है हमारी जो हमारी की बहुत सारी जो मेमोरी होती है हमारी कॉन्शियसनेस से अलग होती है। कॉन्शियस का मतलब होता है कि अभी आपको क्या कहते हैं सब कुछ याद है, आपका जो ब्रेन है बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड और एक होता है हमारा अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो कॉन्शियस माइंड में आप किसी से बात कर पा रहे हो, सब कुछ जो आप डेली के काम कर रहे हो वो आपके कॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस माइंड होता है आपका कि जब आप मान लो सो गए, जो आपका जो ज़्यादातर दिमाग होता है वो अनकॉन्शियस माइंड में होता है कि ये करना, ये नहीं करना, ये आपकी जितनी दबी हुई इच्छाएं जो होती हैं वो आपकी अनकॉन्शियस माइंड में होती है। और एक होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा कि जब आपको किसी ने थोड़ा सा याद दिलाया और आपको याद आ गया, ठीक है। जैसे मान लो अनकॉन्शियस माइंड, आप जब रास्ते में जा रहे हो और आप हजारों लोगों से मिलते हो लेकिन आपने सब पे ध्यान नहीं दिया, वो सारे लोग जो होते हैं आपके अनकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाते हैं। और क्या कहते हैं कॉन्शियस माइंड क्या होगा, मान लो जो आपके दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सब आप रोज़ मिल रहे हो, उनसे सब कुछ है, तो वो आपके कॉन्शियस माइंड हो गया। सब कॉन्शियस माइंड होता है कि किसी ने थोड़ा सा याद दिलाया, अरे उसकी पार्टी में हम मिले थे, वो मेरी फ्रेंड की दोस्त थी, ये था, तो थोड़ा सा आपको कोई याद दिलाता है और फिर याद आ जाता है उस इंसान के बारे में, तो सब कॉन्शियस माइंड होता है। लेकिन इम्प्लिसिट मेमोरी में होता है कि जो पर्सन होता है वो
अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं रहता। जैसे टाइपिंग करते हैं, जो टाइपिस्ट होते हैं वो टाइपिंग करते रहते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कि उनकी फिंगर्स कहाँ पे जा रही हैं। लेकिन जब उनसे बोला जाए कि आप कीबोर्ड बना के दिखाओ, ठीक है, और पूरी कीज, तो वो अच्छे से नहीं बता पाएंगे कि इस ब्लैंक की पे क्या था क्या नहीं था। लेकिन यहीं पे वो क्या कहते हैं, उनको कुछ याद, और वैसे उनका इम्प्लिसिट मेमोरी में वो कॉन्शियसली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे बात कर रहे हैं और आप उनके हाथ चलते जा रहे हैं। तो अब कई लोग होते हैं जैसे जिनको ऐसी ब्रेन में कुछ दिक्कत आ जाती है और वो चीज़ों को भूल जाते हैं कि अभी उनसे क्या बात करी थी, और बाद में पूछा तो उनको थोड़ी देर में याद नहीं रहता। तो ये सारी क्या होती है, इम्प्लिसिट मेमोरी होती है, या जिनको याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे जो है क्वेश्चन लिख रहे हो और आप भूल गए, लेकिन जैसे ही आपके दोस्त से आप या अपनी मैडम से कहते हो कि मैम प्लीज़ उस आंसर की स्टार्टिंग बता दो, बस स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड्स आपको पता चल जाते हैं, तो आपको पूरा क्वेश्चन जो है याद आ जाता है कि क्या था। तो ये क्या होता है, आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी का पार्ट होता है, ठीक है, कि तो इसमें ये आएगा। अब आ जाती है हमारी नेक्स्ट, आ जाता है इसमें कि मेथड्स ऑफ मेमोरी को मेजरमेंट आप कैसे कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ों से। तो इसमें है हमारा फ्री रिकॉल और रिकॉग्निशन। इसके अंदर क्या होगा, मेजरमेंट की किसकी मेमोरी कितनी अच्छी है। तो इसमें फ्री रिकॉल में क्या होगा कि कुछ पार्टिसिपेंट्स थे, आप मान लो आप एक दोस्तों का ग्रुप है, आपके ग्रुप को हर जो बच्चे को कुछ वर्ड्स दिए कि आपको याद करने हैं, और टाइम दे दिया, और थोड़ी देर बाद पूछा वर्ड्स बताओ। जो बच्चा जितने ज़्यादा वर्ड्स बता पा रहा है उसकी मेमोरी उतनी अच्छी है। वो तो होगा फ्री रिकॉल में। और चाहे फ्री रिकॉल में ये होगा कि आप उसी सीक्वेंस में नहीं बता रहे, लेकिन आप आगे पीछे बता सकते हो, लेकिन वर्ड्स जितने आपको, अगर 10 वर्ड दिए हैं और 10 के 10 आप बता रहे हो, आगे पीछे बता रहे हो, तो यानी मेमोरी आपकी अच्छी है। रिकॉग्निशन में होगा कि आपको वर्ड्स दिए, लेकिन अब आपको उसकी पिक्चर्स दिखाई गई हैं, और उस पिक्चर्स में आपको अदर जो वर्ड्स नहीं दिए उनकी पिक्चर्स भी होगी, लेकिन आप इजीली उसको रिकॉग्नाइज कितनी जल्दी कर पा रहे हो। जो बच्चा जितनी जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाएगा जो वर्ड्स दिए थे उनकी पिक्चर्स को, तो उसकी मेमोरी अच्छी होगी। अब सेकंड आ जाता है सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क। सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क जो होता है हमारी सिमेंटिक मेमोरी के लिए होता है। सिमेंटिक मेमोरी हमने अभी पढ़ा था, जिसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स अच्छी तरीके से आपने लॉन्ग टर्म में उसको कर लिए हैं याद कि कैसे होता है। अब सिमेंटिक मेमोरी में आप देखेंगे सेंटेंस वेरिफिकेशन जैसे ग्रामर में आता है, कोई सेंटेंस दिया और आपको बोला कि इसके अंदर करेक्शन करो कि इसमें एक एरर है, तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न होंगे, तो आप इजीली उसका क्या कहते हैं एरर बता पाओगे। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न नहीं है तो आप एरर नहीं बता पाओगे, तो सेंटेंस वेरिफिकेशन नहीं कर पाओगे। अब आ जाता है हमारा प्रीमिंग। प्रीमिंग क्या होती है, इसके अंदर मेजरिंग इंफॉर्मेशन वी कैन नॉट, कि उस इंफॉर्मेशन को मेजर करना जो आप वर्बली नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, वर्बली नहीं, आप इसके अंदर हम करते हैं अलग अलग टाइप की, जैसे कि कैसे आप बाइसिकल चलाते हो, कैसे आप म्यूज़िक कहते हैं गिटार बजा रहे हो, ये सब आप वर्बली नहीं बता पाते। इसके अंदर क्या करेंगे कि प्रीमिंग मेथड में जो कुछ पार्टिसिपेंट्स को वर्ड्स देते हैं, जैसे गार्डन, प्लेग्राउंड, हाउस, ये सारे वर्ड्स दे दिए, और जब उनको जो पार्ट्स दिखाए जाएंगे छोटे छोटे वर्ड्स के, या और उनको फिर पहचानना होगा कि आगे क्या होगा। जैसे आपके इंग्लिश में और हिंदी में आता है कि पूरा आप वर्ड पहचानो कि ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, और उस इंस्ट्रूमेंट का क्या कहते हैं, या एक मॉन्यूमेंट का नाम है, तो ताजमहल पूरा ना लिख के ताज लिख दिया और आगे डैश डैश लगा दिया, तो आप खुद से पहचानोगे कि ये ताज लिखा है तो यानी ये ताजमहल है। तो ऐसे करके ये वाला जो होता है वो प्रीमिंग मेथड होता है, इसमें ये पता चल जाता है कि मेमोरी का। अब आ जाता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन मेमोरी। मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है और कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन किसकी मेमोरी कितनी अच्छी और कितनी सही होगी, वो हमारे कॉन्सेप्ट हमें बताते हैं। कॉन्सेप्ट जो होता है कि एक होता है मेंटल कैटेगरी में, कि हमने क्या हुआ, क्या कहते हैं, ये बताया कि एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लिए नेचुरल और
आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट। नेचुरल होते हैं जो मान लो कि इसको हम माउंटेन कहेंगे, इसको हम रिवर कहेंगे, ये हाउस है हमारा, ये फ्लावर है, ठीक है, ये ट्री है, तो हमने इसको कैटेगराइज कर लिया। लेकिन आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट क्या होंगे, जो आर्टिफिशियल में होगा कि फ्लावर मतलब कौन सा, ये हो गया हमारा नेचुरल कॉन्सेप्ट, और आर्टिफिशियल हो गया फ्लावर। जब हमने बोला रोज़ का, जैस्मिन का, लोटस का, तो ये क्या हो गया, हमने फर्दर उसको कैटेगराइज कर लिया, ठीक है, ब्रीफली जानने के लिए, ठीक। तो वो क्या होता है हमारा आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपके मेंटल में जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी आपकी मेमोरी होगी। जैसे कि सामने से कोई बस जा रही है, ठीक है, या मान लो कोई यहाँ पे फर्नीचर का कुछ सामान रखा है, तो आपने सीधा कैटेगराइज कर लिया, ये फर्नीचर में आएगा, ठीक है, ये पेन है, ये स्टेशनरी में आएगा, ये बुक है, इसको स्टेशनरी में डालो, बल्ब है, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के सामान में डालो, ठीक है, इक्विपमेंट में डालो। तो ये क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट में हमारा स्कीमा से जुड़ा होता है कॉन्सेप्ट। स्कीमा में कैसे होगा कि आपके स्कीमा क्या होता है, स्कीमा में आपके जो मेंटल फ्रेमवर्क होते हैं कि आपने उस चीज़ के बारे में सुना है, ठीक है, और जब कुछ और उसके अंदर नया एडिशन आप कर रहे हो। अभी आपने सुना है कि जो 2 व्हीकल्स, क्या कहते हैं, 3 व्हीकल्स, 4 व्हीकल्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट का पार्ट होते हैं, या मोर देन 4 व्हीकल्स जितने भी हैं। तो ये आपने सुना है। अब आप सामने देख रहे हो, आपने क्या देखा, एक स्कूटी देखी, तो आपने कहा अच्छा इसको हम ट्रांसपोर्ट में डालेंगे। क्यों सोचा आपने, क्योंकि आपने उसके बारे में सुना है या पढ़ा है। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली देख रहे हो तो आप अपनी प्रीवियस नॉलेज से जो आपने पढ़ा था उसके अंदर कुछ एडिशन करते हो, या वही चीज़ आपको सामने दिख जाती है, तो वो क्या होता है, आपका स्कीमा का पार्ट बन जाता है। या आपने ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम ले सकते हैं कि आपने पढ़ा हुआ है कि ये फ्लावर की कैटेगरी होती है, ये हमारे पेट एनिमल है। अब पेट एनिमल में आपने देखा कि डॉग हमारा पेट एनिमल होता है। अब लेकिन आपने हर टाइप के डॉग्स नहीं देख रखे, आपके सामने एक आपने डॉग देखा, आपने अपने स्कीमा में याद किया, अच्छा ये डॉग की तरह लग रहा है क्योंकि ये बार्क कर रहा है, बेशक से इसकी हाइट छोटी है लेकिन इसकी 4 लेग्स हैं, 1 टेल है, ठीक है, और ये बार्क भी कर रहा है। तो आपने अपने स्कीमा में कुछ ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, कि आपने आज तक स्कीमा में आपका ये था, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली थी कि डॉग की हाइट जो होती है वो बड़ी, जो आपने हाइट के देखे होंगे। लेकिन अब एडिशन क्या हुआ कि शॉर्ट हाइट वाले भी डॉग होते हैं, ठीक है, वो भी आपने उसमें ऐड कर लिया। आप ऐड भी कर सकते हो उसके अंदर कुछ। तो ये होता है आपका कॉन्सेप्ट बनाने में स्कीमा का बहुत बड़ा रोल होता है। कि आपको फर्स्ट टाइम जो आपने मान लो अपने घर वालों से सुनते हो कि ये चीज़ क्या होती है, फूड होता है, ये होता है, ये क्या कहते हैं, गर्ल होता है, ये बॉय होता है, ये सब क्या होता है, स्कीमा के पार्ट होते हैं। अब आ जाता है हमारा कि इसके अंदर देखिए कि आई विटनेस और फॉल्स मेमोरी क्या होती है। आई विटनेस मेमोरी ये होती है जब आप वहाँ पे प्रेजेंट थे, जब वो हुआ। जैसे कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है, उस कोर्ट के अंदर अब आई विटनेस को बुलाते हैं, बताओ कि आपने क्या देखा था, ये चोर था, क्या यही वो चोर था। तो वो पूरा क्लिपिंग दिखाते हैं, या वो अपनी जितने भी उसने कुछ बताया होता है, देखा होता है सामने, सब कुछ वो प्रेजेंट कर देता है। तो वो आई विटनेस मेमोरी होती है। या आप मान लो आप चीटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी क्या कहते हैं, चीटिंग करते हुए आपके टीचर ने आपको देखा है, तो वो क्या हो गया, अगर क्या कहते हैं प्रिंसिपल मैडम आती है तो आपकी टीचर बोलेगी कि भाई मैं प्रेजेंट थी, मेरी आंखों के सामने इसने चीटिंग करी है, तो आई विटनेस हो गई टीचर वहाँ पे। अब फॉल्स मेमोरी क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉल्स मेमोरी क्या होता है कि हम बैठे बैठे बहुत सारी इमेजिनेशन करते रहते हैं। वो इमेजिनेशन पॉजिटिव भी होती है और वो नेगेटिव भी होती है। और जब हम वही इमेजिनेशन बार बार करते रहते हैं, उसी चीज़ के बारे में हम बार बार सोचते रहते हैं, तो एक थोड़े टाइम बाद जाके आपको वो रियलिटी लगने लगती है कि हाँ सच में यही चीज़ है। चाहे वो आपके साथ हुआ ना हो, लेकिन फिर भी आप ये भरोसा करने लगते हो कि यही ऐसा ही हुआ है।
तो ये क्या होती है, आपकी फॉल्स मेमोरी का पार्ट होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कई एग्जाम्पल होते हैं। मान लो कि आपने देखा होगा कि जैसे मूवी में दिखाते हैं कि ये डाकू है, ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। हर कोई उसे बार बार बोले जा रहा है, और मान लो वो बच्चा कहता है कि नहीं मैं चोर नहीं हूँ, उसने स्टार्टिंग में सोचा, लेकिन जब उसको हर कोई बोलने लगता है या किसी को बोलता है कि पागल है, पागल है, पागल है, तो फिर वो इमेजिनेशन का उसका पार्ट हो जाता है कि सब मुझे बोल रहे हैं, और वो खुद भी इमेजिन करने लग जाता है। रियलिटी में वो नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम बाद उससे पूछते हैं तो कहता है हाँ मैं पागल हूँ। तो ये क्या होती है, उसकी फॉल्स मेमोरी होती है। अब आ जाता है मेमोरी एज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, कि मेमोरी एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस कैसे है। ठीक है, वो ये इसके बारे में कि मेमोरी एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है, ये बार्लेट ने बोला था। बार्लेट ने बोला था कि जो मेमोरी है हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हम इसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ उसके अंदर नया एडिशन कर सकते हैं, ठीक है, कुछ नया बना सकते हैं। ये सारी मीनिंगफुल चीज़ें, कंस्ट्रक्शन का मतलब हम मीनिंगफुल चीज़ें उसमें कर सकते हैं, तो वो हमारी मेमोरी है। तो इसके अंदर मीनिंगफुल काम आप कुछ भी कर रहे हो। अब वो कंस्ट्रक्टिव मेमोरी कब होगी, इसके अंदर अगर आपका कोई गोल है, आप मोटिवेटेड हो, ठीक है, आपको नॉलेज है उसके बारे में, या आप, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी कंस्ट्रक्टिव मेमोरी का पार्ट होती है। और जब भी हम कंस्ट्रक्टिव मेमोरी हमारी होगी तो हम उसके अंदर कोई ना कोई गलती ज़रूर करेंगे। बार्लेट ने भी बोला था कि गलतियां करना कंस्ट्रक्शन का बहुत अच्छा पार्ट माना जाता है, बिना गलती के कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, कि कंस्ट्रक्शन में मान लो आप कुछ कर रहे हो, आपने कोई एक नई डिश बनाई है, ठीक है, अब वो कंस्ट्रक्टिव मेमोरी का भी पार्ट होगा। आप प्रीवियस वाली याद करोगे, क्या डाला था क्या नहीं डाला था। फर्स्ट टाइम आपने बनाया वो ख़राब हो गया, लेकिन सेकंड टाइम आप बना रहे हो, थर्ड टाइम बना रहे हो, तो अब की बार वो अच्छा बना। या आप कोई लर्निंग कर रहे हो, लर्निंग में आपने टीचर ने एक क्वेश्चन आपको बताया कॉन्सेप्ट, अब आप खुद से क्वेश्चन सोल्व करके देख रहे हो, वो गलत निकल रहा है, उसी टाइप का अलग क्वेश्चन आ गया है, फिर आप दोबारा कर रहे हो, फिर आपने बार बार कोशिश कर रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव मेमोरी आपकी बन रही है, उसके अंदर आपके गलतियां होगी, लेकिन बाद में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। तो एरर, जो गलती करना, कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब इन्होंने बोला था, बार्लेट ने स्कीमा के बारे में भी बताया था। स्कीमा हम डिस्कस कर ही चुके हैं। स्कीमा मतलब हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो क्या कहते हैं, जो हमारी नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, वो प्रीवियस नॉलेज चाहे हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाई हो, हमारे टीचर ने सिखाई हो, हमने कहीं से भी सीखी, टीवी से सीखी, कहीं से भी सीखी, और जब हम उसको रियल लाइफ से जब वो सामने आती है, हम रिलेट करते हैं या उसके अंदर कुछ एडिशन करते हैं, तो वही हमारा स्कीमा होता है। अब आता है फॉरगेटिंग क्या होती है और हम क्यों भूल जाते हैं। जो फॉरगेटिंग के बारे में सबसे पहले जो अटेम्प्ट किया था वो किया था हरमन एबिंगहॉस ने। उन्होंने क्या कहते हैं, फॉरगेटिंग के नेचर की, हम फॉरगेटिंग मतलब हम क्यों भूल जाते हैं। अब इसके अंदर जैसे ही आप डायग्राम देखेंगे, उन्होंने कर्व बताया था, इसको हम एबिंगहॉस कर्व कहते हैं वो फॉरगेटिंग का। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो यहाँ पे टाइम सिंस लर्निंग की यहाँ टाइम दिया हुआ है, और वाई एक्सिस पे हमारा अमाउंट रिटेन्ड कि हमें कितना याद रहा। तो स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि हमने क्या किया, स्टार्टिंग के डेज में हम बहुत जल्दी फॉरगेट कर जाते हैं। मान लो आपको अभी ये पढ़ा रही हूँ मैं, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो आप कल तक भूल जाओगे, आप शाम तक भूल जाओगे, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन बाद में जब हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करने लगते हैं तो फॉरगेटिंग बहुत लेट होती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल एडिशन सब्ट्रैक्शन आप ये देख लो, जब बचपन में आप ए फॉर एप्पल नहीं लिख पा रहे थे, आज आप सब कुछ लिख लेते हो। तो क्यों, स्टार्टिंग में आप फॉरगेटिंग आपकी बहुत जल्दी हो रही थी, आपको 2 का टेबल लर्न नहीं हो रहा था, लेकिन आज क्या है, आज आपको वो चाह कर भी आप भुला नहीं पा रहे। तो स्टार्टिंग के डेज में हम फॉरगेटिंग जल्दी हो जाती है, ठीक है, और बाद के डेज में फॉरगेटिंग बहुत कम होती है। और अब इसके रीज़न होते हैं, सबसे पहले फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस डिके। इसके अंदर हो रहा है कि इसमें आप मेन है कि ट्रेस की
आप क्या करते हैं, करना नहीं चाहते, ठीक है, कि इसके अंदर आप किसी चीज़ का अगर मान लो यूज़ नहीं कर रहे तो आप उसको भूल जाओगे। फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस डीके, कि आप उस चीज़ का अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको भूल जाओगे, ठीक है। तो इसके अंदर ये फॉरगेटिंग का सबसे बड़ा पार्ट होता है। और हम कहते हैं, क्योंकि जो हम इसमें बोल सकते हैं कि जैसे मान लो आपने आज मैडम ने आपको कुछ याद कराया, ठीक है, या आप और आपने वो करके नहीं देखा वो क्वेश्चन कैसे सोल्व होता था, तो वो क्या हो जाएगा, आप भूल जाओगे उसके, क्योंकि आपने क्या किया, उस मेमोरी का यूज़ ही नहीं किया। या आपने मान लो कंप्यूटर सीखा, पहले लोग कंप्यूटर सीखते थे कि एक्सेल कैसे है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, वो सब आप सीख चुके हो, लेकिन आपने कई महीनों से आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके नहीं देखी, आपने एक्सेल के फॉर्मूले नहीं सीखे, या तो इस टाइम पे क्या है, आपने उस चीज़ का यूज़ नहीं किया तो आप बिल्कुल भूल जाओगे, ठीक है। तो वो क्या होता है कि फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस या डिके। अब आ जाता है कि इंटरफेरेंस की वजह से भी हम फॉरगेटिंग हमारी हो जाती है, कि आप भूल जा रहे हो क्योंकि कोई इंटरफेयर कर रहा है आपको नई इन्फॉर्मेशन याद करने में। अब ये नई इन्फॉर्मेशन याद करने में इंटरफेयर कैसे हो रहा है आपका, मान लो दो टाइप की क्या कहते हैं इंटरफेरेंस होगी। पहली तो हमारी होगी प्रोएक्टिव, ठीक है, प्रोएक्टिव मतलब फॉरवर्ड मूविंग, इसका मतलब है यू हैव लर्नड अर्लियर इंटरफेरेंस, ठीक है, विद द रिकॉल ऑफ योर प्रोएक्टिव। और एक होती है हमारी रेट्रोएक्टिव बैकवर्ड मूविंग। प्रोएक्टिव में आ जाएगा कि आप मान लो अभी आप क्या कहते हैं इंडिया में हो, आपको इंडिया में पता है कि कहाँ पे चलते हैं, लेफ्ट हैंड पे चलते हैं, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड पे चलते हैं, लेकिन आप अदर कंट्री में गए और वहाँ पे देखा कि उस कंट्री में राइट हैंड पे चलते हैं, तो आप उस कंट्री में का पार्ट हो और आप बार बार राइट की जगह लेफ्ट पे चल रहे हो। क्यों चल रहे हो, क्योंकि जो आपकी प्रीवियस मेमोरी थी इंडिया में रहने की और लेफ्ट हैंड साइड पे चलने की, वो आपको परेशान कर रही है उस राइट वाली क्या कहते हैं चीज़ को याद करने में। या मान लो सबसे अच्छा है कि जब हमारा ईयर ख़त्म होता है, एंड होता है, और न्यू ईयर हमारा स्टार्ट होता है, तो न्यू ईयर में भी कम से कम 1 वीक तक हम क्या करते हैं, हम प्रीवियस ईयर की डेट डालते रहते हैं, प्रीवियस ईयर का ईयर डालते रहते हैं। जैसे 2021 है और 2022 का फर्स्ट वीक है, तब भी हम साइन करेंगे और नीचे डेट लिखेंगे 2021। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है वो जो है आपको परेशान कर रही है नई नॉलेज को सीखने में। अब दूसरा आ जाता है हमारा रेट्रोएक्टिव बैकवर्ड मूविंग। इसका मतलब है कि आपने जो डिफ़िकल्टी इन रिकॉलिंग व्हाट यू हैव लर्नड अर्लियर बिकॉज ऑफ लर्निंग न्यू मटेरियल, कि अभी आपने कुछ नया सीख लिया, उस नए सीखने की वजह से आपने जो पहले सीखा था आप उसे याद नहीं कर पा रहे। जैसे मान लो कि अब आजकल सब कैलकुलेटर पे काम करते हैं, ठीक है, अब कैलसी पे आप इतनी स्पीडली काम कर रहे हो, परसेंटेज निकाल रहे हो, हर चीज़ आपको शॉर्टकट के वहाँ पे कीज़ हैं। अब आपने पहले आपके टीचर ने आपको सिखाया था कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला सिखाया था, लेकिन अब क्या है, जो आपकी जो न्यू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसकी वजह से आप अभी इतने एक्सपर्ट हो गए हो कि आपको पहले वाला फॉर्मूला लर्न ही नहीं है। आप इतनी ज़्यादा शॉर्टकट मारते हो कि आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है कि ये कैसे हुआ था। तो ये क्या होता है हमारा रेट्रोएक्टिव मेमोरी, इसकी वजह से हम फॉरगेटिंग कर जाते हैं। अब आ जाती है ड्यू टू रिट्राइवल फेलियर। रिट्राइवल फेलियर मतलब आपने एनकोडिंग करी, ठीक है, इंफॉर्मेशन की, अब एनकोडिंग के बाद आपने स्टोरेज कर ली, प्रैक्टिस करी, मान लो आपने अच्छे से लर्न किया जब टीचर ने समझाया, स्टोरेज में आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, लेकिन रिट्राइवल ही नहीं हो पा रहा, आपका एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा, आपका एग्ज़ाम बार बार कैंसिल हो जाता है। तो जब रिट्राइवल नहीं होगा और कैंसिल हो रहा है मान लो 1 साल से 2 साल से, तो अब आप क्या कर जाओगे, आप फॉरगेटिंग हो जाएगी। फॉरगेटिंग क्यों हो जाएगी, क्योंकि जब आपको किसी को एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो जो भी आपकी एनकोडिंग और स्टोरेज थी वो क्या होगी,
वो आपके काम की अभी रही नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से आप सारा भूल जाओगे। जब भी हम कहते हैं कि अगर आप दूसरों को पढ़ा रहे हो, ठीक है, और जब आप क्या करोगे कि हाँ मैंने पढ़ा तो था लेकिन क्या था, मुझे एक बार और पढ़ना पड़ेगा, तब आपका ये वाला सीन होगा। अब आ जाती है हमारी रिप्रेस्ड मेमोरी। क्या होती है रिप्रेस्ड मेमोरी? वो मेमोरी होती है दबी हुई इच्छाएं। ये जो मैंने आपको, ये होता है, सिगमंड फ्राइड ने बोला था इसके बारे में। दबी हुई इच्छाएं आपकी क्या होती है? कुछ इंसान जो होते हैं उनके अंदर जैसे कोई रिप्रेशन हो सकता है कि कोई पेनफुल चीज़ है, किसी ने आपको धमकी दी है, ठीक है, आपकी कोई एम्बैरेसिंग मूवमेंट है कि आप वहाँ गए थे और आपको एम्बैरेस होना पड़ा, आपका कोई पेनफुल चीज़ है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती है आपके दिमाग में, आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे लेकिन वो मेमोरी आपके दिमाग में है और आप क्या कर रहे हो, आप उससे परेशान हो रहे हो, ठीक है। ये तो इस वजह से क्या होगा आपके, जैसे, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ इंसान के साथ कुछ ट्रेजेडी हुई थी, वो वहाँ गया और उसका एक्सीडेंट हो गया था, या उसने अपने सामने एक्सीडेंट होते हुए देखा, तो वो क्या होगा, रिप्रेस्ड मेमोरी में हो जाएगा। वो किसी को बता नहीं पा रहा और डर डर के उठ जाता है, ठीक है, उसको सब चीज़ें याद आने लग जाती है। तो ये होते हैं हमारे कि कुछ इंडिविजुअल होते हैं वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया होता है और उस जो उनकी करंट सिचुएशन होती है उससे वो उसको कॉप नहीं कर पाते, ठीक है, कॉपिंग विद सच इवेंट से नहीं इनकैपेबल हो पाते, वो अपने आप ही मेंटली फाइट करते रहते हैं और बार बार फिर क्या हो जाता है, उनकी एक फ्यूग्यू स्टेट हो जाती है। फ्यूग्यू स्टेट का मतलब होता है कि जो उनके दिमाग में ये चल रही हैं चीज़ें, उसकी वजह से एक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है वो, ठीक है, जिसकी ये हो जाता है फ्यूगी स्टेट। पर्सन जो है विक्टिम बन जाता है, नई आइडेंटिटी, नए नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें। दे हैव टू पर्सनैलिटी एंड वन नोज नथिंग अबाउट द अदर। इसके अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे कहते हैं कि किसी में भूत आ गया, किसी में माता आ गई, या आपने एक मूवी देखी होगी, वो साउथ इंडिया की मूवी थी अपरिचित। अपरिचित मूवी में ये था कि बचपन में, अपरिचित नहीं, अपरिचित थी शायद, कि उसके अंदर वो अलग अलग पर्सनैलिटी होती है उसकी, क्योंकि बचपन में उस करंट के तार से उसकी बहन की डेथ हो जाती है। तो अब वो क्या होता है, वो वाला अपरिचित जो होता है रियल वाला, वो बिल्कुल भोला सा होता है, लेकिन जब उसकी जो मेमोरी, रिप्रेस्ड मेमोरी उसके दिमाग में आती है तो वो एक अलग पर्सनैलिटी बन जाता है, वो जो बहुत डेंजरस होता है और जो लोगों को मार देता है, जो भी गलत काम करते हैं। फिर उसकी एक और थर्ड पर्सनैलिटी बन जाती है। तो ये क्या होता है, कई लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं और उनकी अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटी बन जाती है, ठीक। और इसके अंदर ये होता है, ये उस आप मूवी को देखना, आपको पता चलेगा। फॉरगेटफुलनेस और लॉस ऑफ मेमोरी अंडर स्ट्रेस एंड हाई एंजाइटी इज नॉट अनकॉमन। कि इसके अंदर ना, कि आपने देखा होगा कि मान लो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और एग्ज़ाम देखते ही आपने पूरी तैयारी की है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप डर के मारे आप सब कुछ भूल गए, तो एग्ज़ाम एंजाइटी के मारे होता है। आपके स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया, एनजाइटी इतनी ज़्यादा होगी कि आपकी जो मेमोरी जो है आपको याद नहीं रही उस टाइम पे। तो ये सब क्या होता है, रिप्रेस्ड मेमोरी का पार्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पे एग्ज़ाम में भी आपको डर होता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, क्या जो मैंने मेहनत करी है वो पूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी उसका रिज़ल्ट मुझे। तो ये रिप्रेस्ड मेमोरी में आते हैं। अब इसमें हो जाता है हमारा कि आप अपनी मेमोरी को कैसे एनहांस कर सकते हो कि आपकी याददाश्त अच्छी रहे, आप भूलो ना। तो उसके लिए जो होते हैं सबसे अच्छी चीज़ें इसके होती है हमारी निमोनिक्स। जो निमोनिक्स जो होते हैं हमारे, वो हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। निमोनिक्स जो होता है, मान लो इसके अंदर आप इमेजेस को यूज़ करके निमोनिक्स कर सकते हो। अब इमेजेस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट आ जाता है द कीवर्ड मेथड। कीवर्ड मेथड में आता है कि आप मान लो कि आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो आप कीवर्ड मेथड का यूज़ कर सकते हो उसके अंदर। कि आपने
जैसे आप क्या कहते हैं, आपको पता है आलू कहते हैं, अब आप सीखना चाह रहे हो कि इंग्लिश में कि इसे पोटैटो कहते हैं, तो आपने उसकी इमेज को याद किया, तो इमेज की वजह से आपको याद हो जाएगा, देखते ही क्या कहते हैं, इमेज देखी ये पोटैटो होता है। तो ऐसे कर करके आप क्या कर सकते हो, इन निमोनिक्स आप याद कर सकते हो। फिर आ जाता है हमारा मेथड ऑफ लॉकी। मेथड ऑफ लॉकी मतलब इसके अंदर आ जाता है जिन आइटम्स को, जिन चीज़ों को आप रिमेंबर करना चाहते हो, आप उसको अपने फिजिकल स्पेस में रख लेते हो, जिससे कि आपके नज़रों के सामने जितना रहेंगे, आप बार बार उसे देखोगे तो आप भूलोगे नहीं। जैसे कि फॉर्मूला होता है या इंडिया का मैप है या कुछ भी चीज़ है, अब आपको पता है कि आप उस चीज़ को भूल जाते हो, तो आपने क्या किया, अपनी स्टडी टेबल के ऊपर एक चार्ट लगा लिया कि अब बार बार आपकी नज़र उसके ऊपर जाती है, तो आपको वो चीज़ लर्न हो जाती है ईजिली। अब आ जाते हैं हमारा इसके अंदर कि चंकिंग। अब आ जाता है हमारा यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो ये तो था हमारा पिक्चर की वजह से। अब आ जाता है निमोनिक्स यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या चंकिंग कर ली। चंकिंग मतलब होता है एक बड़े से चीज़ का छोटे छोटे पार्ट्स में आप क्या कर रहे हो, सेवरल यूनिट्स में आप उसको डिवाइड कर रहे हो, तो वो क्या होता है, हमारी चंकिंग हो जाती है, जिससे कि आप लर्न कर सको उसे। अब इसके अंदर जैसे अब आ जाता है फर्स्ट लेटर टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने विबग्योर याद कर लिया, ठीक है, विबग्योर याद करते ही आपको पता चल गया वॉयलेट इंडिको, ठीक है, रेनबो के कलर पता चल गए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हमारा एक और मेथड होता है, वो होता है इंगेज इन डीप लेवल प्रोसेसिंग। निमोनिक्स में ये हमारा डीप लेवल, अब डीप लेवल प्रोसेसिंग क्या होता है, डीप लेवल प्रोसेसिंग में होता है कि आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर एक जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, बार बार जितने क्वेश्चंस। डीप लेवल प्रोसेसिंग जैसे कि कहते हैं आपकी मैडम कोई नया टॉपिक शुरू करा रही है, अब मैडम को पता है कि जो नया टॉपिक है ना वो पुराने वाले से रिलेटेड है, तो अब मैम ने क्या किया, पुरानी वाली प्रीवियस नॉलेज से नया जोड़ा और आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो वो पुराने वाला आपको नई नॉलेज को क्या करने में, याद करने में हेल्प कर रहा है, तो वो क्या हमारा डीप लेवल प्रोसेसिंग है, ठीक है। जैसे कि अभी आपको टेबल लर्न है, अब टेबल से आप क्या सीख रहे हो, मल्टीप्लाई के सवाल सीख रहे हो। अब इतने सारे क्वेश्चंस कर दिए उसके बारे में कि अच्छा ये 2 × 2, अब ऐसे इस वे में लिखेंगे, बताओ 2 का टेबल 2 तक पढ़ो, क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। ऐसे करके क्या कर रहे हो आप, ये होती है हमारी डीप लेवल प्रोसेसिंग होती है कि आपकी जो प्रीवियस नॉलेज थी आप उसको करंट नॉलेज से रिलेट कर रहे हो और उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ के आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या होगी और एनहांस हो जाएगी। अब मिनिमाइज इंटरफेरेंस जो होती है आप उसको मिनिमाइज कर दो। जैसे मैंने अभी हमने पढ़ा था प्रोएक्टिव और रेट्रोएक्टिव जो इंटरफेरेंस थी, ठीक है, पुरानी चीज़ें, तो अब इसके अंदर आप जितना इंटरफेरेंस कम होंगी आप नई चीज़ उतनी जल्दी सीख पाओगे, ठीक है, और उसको भूलोगे कम। अब लास्ट आ जाता है गिव योर सेल्फ इनफ रिट्राइवल क्यूज। क्यू मतलब इशारे, कि आपको अपने आप को क्या करना है, बहुत काफ़ी टाइम देना है कि आप उस चीज़ को रिट्राइव कर सको दोबारे, कि आपने एनकोडिंग करी, आपने स्टोरेज करी, अब आपको रिट्राइवल करना है जिससे कि आप भूल ना पाओ। जैसे कि एग्ज़ाम अगर 1 साल तक नहीं हो रहा, 2 साल तक नहीं हो रहा, तो आप बैठे मत रहो, आप बीच बीच में आप क्या कर रहे हो, अपने आप को क्यूज़ दे रहे हो, ठीक है। आपने छोटे छोटे कुछ हिंट्स बना लिए, या आप कोई भी इसके अंदर आप कर सकते हो काम, अपने स्टोरी बना के अपने पेरेंट्स को सुना रहे हो, अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हो, तो ये क्या होता है, अपने आप को रिट्राइवल क्यूज़ देना होता है। तो आई होप कि ये क्या कहते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये है एंड ऑफ द वीडियो। तो अब अगर आपसे पूछे फॉरगेटिंग का, कि फॉरगेटिंग के बारे में किसने बताया था, सबसे अच्छे मेथड्स उसके हरमन एबिंगस थे, ठीक है, और मेमोरी को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किसने किया था, वो भी इन्होंने ही किया था, हरमन एबिंगस ने, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।